नमस्कार। आज की इस क्लास में हम विज्ञान की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शाखाओं पर बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी और इनसे जुड़े हुए कुछ आम संक्रमणों के बारे में। ये एक तरह से फाउंडेशनल क्लास है जो इन विषयों की एक मजबूत नींव रखेगी और हमें बीमारियों की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। फिर हम कुछ आम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। इसके बाद एपिडेमियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि बीमारियां फैलती कैसे हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। और आखिर में कुछ मुख्य संक्रमणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए तो अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी आखिर है क्या? पहली लाइन देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर और सेल क्लस्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब ये है कि वो सूक्ष्म जीव जो या तो सिर्फ एक कोशिका यानी यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर कोशिकाओं के गुच्छे यानी सेल क्लस्टर में रहते हैं, उनकी पढ़ाई को ही माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में बहुत छोटे जीवों का अध्ययन। अब ये शब्द आया कहाँ से? अगली लाइन है, The term microbiology was introduced by Louis Pasteur, French chemist, who demonstrated that fermentation was caused by the growth of yeasts. अच्छा, तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी शब्द है, ये हमें लुई पास्चर ने दिया था, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे। उन्होंने ही ये बताया था कि फर्मेंटेशन, मतलब जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, वो यीस्ट जैसे छोटे-छोटे जीवों के बढ़ने की वजह से होती है। अब इस शब्द की जड़ को समझते हैं। The word microbiology was derived from a Greek word. तो ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें 3 हिस्से हैं, मिक्रोस जिसका मतलब है स्मॉल यानी छोटा, बायोस जिसका मतलब है लाइफ यानी जीवन, और लोजिया जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो इन तीनों को मिला दे तो क्या बनता है? छोटे जीवन का अध्ययन। और आखिर में माइक्रोबायोलॉजी is the specific area concerned with the study of microbes that are too small and cannot be seen without magnification. यानी माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान का वो खास हिस्सा है जो माइक्रोब्स के बारे में है, और ये माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना मैग्निफिकेशन के, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस के देखा ही नहीं जा सकता। अब देखिए, माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है। Microbiology is the largest, most complex branch of biological science. It deals with many diverse biological disciplines. मतलब ये बायोलॉजिकल साइंस की सबसे बड़ी और सबसे जटिल शाखाओं में से एक है। चलिए इस टेबल में इसकी कुछ मुख्य शाखाओं को देखते हैं। पहली है ब्रांच नेम बैक्टीरियोलॉजी, और इसका स्टडी है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। दूसरी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक फॉर्म, ये फंगी यानी कवक का अध्ययन है, जैसे कि फफूंद वगैरह। तीसरी है वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। इसमें वायरस की दुनिया को समझा जाता है, जो आजकल बहुत ही जरूरी हो गया है। चौथी प्रोटोजुओलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजुअन्स। इसमें प्रोटोजुआ जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। पांचवी माइक्रोबियल इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन माइक्रोब्स एंड एनवायरनमेंट्स। इसमें यह समझा जाता है कि ये छोटे छोटे जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। और छठी शाखा है एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, स्टडी ऑफ द कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन कम्युनिटीज। ये वही शाखा है जो हमें महामारियों को समझने और उन्हें रोकने में मदद करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि माइक्रोबायोलॉजी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, इसका स्कोप क्या है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 1, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। Microorganisms are directly used in the pharmaceutical industry for the production of antibiotics. इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का सीधा इस्तेमाल होता है। दवा कंपनियां इन खास सूक्ष्म जीवों की मदद से जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाती हैं। दूसरा 2, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, e.g. विडाल टेस्ट, एलिजा टेस्ट एक्सेट्रा। बीमारियों का पता लगाने और उनके इलाज में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट या एड्स के लिए एलिजा टेस्ट। ये सब माइक्रोबायोलॉजी पर ही आधारित हैं। तीसरा 3, स्टेरिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। स्टेरिलाइजेशन एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। सोचिए, अगर दवाओं या सर्जरी के औजारों में बैक्टीरिया रह जाए तो क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन ये पक्का करता है कि कोई भी प्रोडक्ट सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह मुक्त और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हो। चौथा 4, टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसके तहत दवाओं की कई तरह की टेस्टिंग होती है, जैसे एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज
और एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन एफिकेसी टेस्टिंग। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि दवाएं सुरक्षित भी हैं और असरदार भी। और पांचवां 5 प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, राइजोबियम एजोटोबैक्टर। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। ये मिट्टी में रहकर उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं और पौधों को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे हमारी फसलें बेहतर होती हैं। चलिए अब अपने अगले विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आम सूक्ष्मजीव कौन-कौन से हैं। कॉमन माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Microbiology includes a larger and diverse group of microscopic organisms that exist as a single cell or in cell clusters. These include bacteria, archaea, fungi, algae, protozoa, helminths and viruses. तो माइक्रोबायोलॉजी में इन सभी छोटे-छोटे जीवों की पढ़ाई शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं 1. मोल्ड्स। Mucor, Rhizopus, Botrytis, Aspergillus, Penicillium, etc. are molds that deteriorate food. ये कुछ मोल्ड्स यानी फफूंद के नाम हैं जो अक्सर हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जैसे ब्रेड पर लगने वाली हरी हरी फफूंद। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन फूड्स सम स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ मोल्ड आर यूज्ड। लेकिन हर मोल्ड खराब नहीं होता। कुछ खास तरह के मोल्ड्स का इस्तेमाल चीज बनाने में और सोया सॉस जैसे ओरिएंटल फूड्स बनाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं 2. यीस्ट। दे आर मोस्टली नॉन फिलामेंटस एंड रिप्रोड्यूस बाय फिजन और बडिंग। यीस्ट ज्यादातर धागे जैसे नहीं होते और ये फिजन या बडिंग नाम की प्रक्रिया से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। दे मे बी बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल फॉर फूड इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में ये फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी। एग्जाम्पल, यीस्ट यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री आर सैक्रोमाइसीज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट, जो सैक्रोमाइसिस प्रजाति का होता है। सूक्ष्म जीवों की इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमें अक्सर बीमारियों का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये कितने काम के भी हो सकते हैं। 3. बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी हार्मफुल एंड बेनिफिशियल फॉर फूड एंड द फूड इंडस्ट्री। जी हाँ, बैक्टीरिया भी भोजन और खाद्य उद्योग के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इसके कुछ उपयोगी उदाहरण हैं। A. Bacillus coagulans, a proteolytic species used for curdling of milk. ये बैक्टीरिया दूध को फाड़कर दही या पनीर बनाने में मदद करता है। B. Bacillus pomalis, recommended test organism in sterility testing. इसका उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि कोई चीज पूरी तरह से कीटाणु रहित यानी स्टेराइल है या नहीं। C. Microbacterium lacticum, used in the production of vitamins. और इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल विटामिन बनाने की प्रक्रिया में होता है। अब बात करते हैं 4. Amylases. These are used in the preparation of starch hydrolases used in various product formations. Amylase असल में एंजाइम होते हैं जिनका उपयोग स्टार्च को तोड़ने के लिए किया जाता है। फिर इस टूटे हुए स्टार्च का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। एग्जाम्पल, बियर, वाइनेगर एक्सेट्रा। इसके सबसे आम उदाहरण हैं बियर और सिरका। अब हम अपने तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, एपिडेमियोलॉजी। इंट्रोडक्शन। It is the branch of medical sciences that investigates all the factors that determine the presence or absence of diseases and disorders. आसान शब्दों में कहें तो ये मेडिकल साइंस की वो शाखा है जो ये जांच करती है कि किसी आबादी में कोई बीमारी क्यों, कैसे और कितनी मौजूद है या फिर क्यों मौजूद नहीं है। Epidemiology, literally meaning the study of what is upon the people, is derived from Greek words. ये शब्द भी ग्रीक भाषा से आया है। एपी का मतलब है अपॉन, अमंग यानी ऊपर या बीच में। डीमोस का मतलब है पीपल, डिस्ट्रिक्ट यानी लोग, और लोगोस का मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ लोगों के बीच क्या है उसका अध्ययन। एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टू इवैल्यूएट हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करने में। टू डायग्नोज द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, किसी समाज के स्वास्थ्य की स्थिति जानने में। टू आइडेंटिफाई सिंड्रोम्स, नए सिंड्रोम की पहचान करने में। टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी की असल वजह खोजने में। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, स्वास्थ्य योजनाओं की प्लानिंग और मूल्यांकन करने में। इलूसिडेट मैकेनिज्म ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, बीमारी कैसे फैलती है उस तरीके को समझने में। टू फाइंड द कॉजेशन ऑफ द डिजीज, बीमारी के कारणों का पता लगाने में। डिटर्मिन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये पता करने में कि बीमारी एक से दूसरे तक कैसे पहुंच रही है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए इन 3 शब्दों का अंतर जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है epidemic. It is defined as the large number of people or animals suffering from the same disease at the same time. जब किसी एक खास इलाके में कोई बीमारी अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों में फैल जाए तो उसे epidemic कहते हैं।
दूसरा है पैंडेमिक, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन द ग्रोथ रेट स्काई रॉकेट्स, जब किसी बीमारी के बढ़ने की दर बहुत तेज हो जाए। द वायरस हैज़ नथिंग टू डू विथ वायरोलॉजी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और डिजीज सिवेरिटी। यह शब्द वायरस कितना खतरनाक है या लोगों की इम्यूनिटी कैसी है, इस पर निर्भर नहीं करता। It means a virus covers a wide area affecting several countries and populations. इसका सीधा मतलब है कि बीमारी अब एक देश तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया में कई देशों और महाद्वीपों में फैल गई है। जैसे हाल ही में हमने कोविड-19 के साथ देखा, वो एक पैंडेमिक थी। तीसरा है एंडेमिक। A disease outbreak is endemic when it is consistently present but limited to a particular region. जब कोई बीमारी किसी खास इलाके में लगातार बनी रहती है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। The disease spread and rates are predictable. यहाँ बीमारी के फैलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है, e.g. मलेरिया जैसे मलेरिया जो दुनिया के कुछ हिस्सों में लगातार मौजूद रहता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। Mnemonic: Pandemic has a passport, travels. Endemic is enclosed, local. यानी पैंडेमिक के पास पासपोर्ट होता है और वो दुनिया घूमती है, जबकि एंडेमिक एक ही जगह पे सीमित रहती है। हमारा अगला सेक्शन है रोग संचरण और नियंत्रण, यानी डिजीज ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल। चलिए देखते हैं कि बीमारियां फैलती कैसे हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। An infectious agent may be transmitted from its natural reservoir to a susceptible host in different ways. इसका मतलब है कि एक संक्रामक एजेंट यानी बीमारी फैलाने वाला कीटाणु अपने सोर्स से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक कई तरीकों से पहुंच सकता है। इसके दो मुख्य तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संचरण में शामिल है डायरेक्ट कांटेक्ट यानी सीधा शारीरिक संपर्क जैसे छूना, ड्रॉपलेट स्प्रेड यानी खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों से। जैसा कि फ्लोचार्ट में दिखाया गया है, एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी संक्रमित व्यक्ति से हैंडशेक, किस या हग के जरिए बीमारी सीधे एक हेल्दी पर्सन यानी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकती है। अब इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष संचरण में क्या क्या आता है? एयरबोर्न यानी हवा के माध्यम से, व्हीकलबोर्न यानी किसी निर्जीव वस्तु के माध्यम से जैसे दूषित पानी या भोजन, वेक्टरबोर्न यानी किसी जीव के माध्यम से जैसे मच्छर या मक्खी। फ्लोचार्ट में देखें तो इन्फेक्टेड पर्सन से ये कीटाणु ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या एयरबोर्न ट्रांसमिशन के जरिए हवा में फैलकर या फिर किसी वेक्टर जैसे मच्छर के जरिए हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, कंटेनमेंट एंड टाइमिंग कॉन्सेप्ट्स। Isolation separates sick people with a contagious disease from people who are not sick. Isolation का मतलब है किसी बीमार व्यक्ति को जिसमें बीमारी की पुष्टि हो चुकी है, स्वस्थ लोगों से अलग रखना ताकि संक्रमण आगे न फैले। Quarantine separates and restricts the movement of people who are exposed to a contagious disease to see if they become sick. वही क्वारंटाइन में उन लोगों को अलग किया जाता है जो किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। यहाँ मकसद ये देखना होता है कि कहीं उनमें भी बीमारी के लक्षण तो नहीं आ रहे। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द है incubation period. The time elapsed between exposure to a pathogenic organism and when symptoms and signs are first apparent. ये वो समय है जो किसी कीटाणु के शरीर में आने और बीमारी का पहला लक्षण दिखने के बीच का होता है। The period of time between harmful bacteria or viruses entering a person's and the effects of a disease appearing. दूसरे शब्दों में ये कीटाणु के शरीर में घुसने और बीमारी के लक्षण दिखने के बीच का समय होता है। रोग नियंत्रण का एक और बहुत कारगर तरीका है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। People in close contact with someone who is infected are at a higher risk of becoming infected themselves. जो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में आते हैं, उनमें खुद संक्रमित होने का और फिर बीमारी को आगे फैलाने का खतरा ज्यादा होता है। Closely watching these contacts after exposure will help the contacts to get care and treatment and will prevent further transmission. This monitoring process is called contact tracing. इसी प्रक्रिया को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करके उन पर नजर रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत इलाज मिल सके और बीमारी की चेन को तोड़ा जा सके। ये डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। बीच में एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उससे जुड़े हुए वे सभी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। तो अब हम अपने अंतिम और सबसे बड़े सेक्शन पर आते हैं, प्रमुख संक्रमणों का अवलोकन। शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी श्वसन से जुड़े संक्रमणों से। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, पहली बीमारी है रूबेला। कॉजेटिव एजेंट, इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज नोन एज जर्मन मीजल्स। यह उस वायरस से होती है जिससे जर्मन मीजल्स नाम की बीमारी होती है। सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, हेडेक, स्टफी और रनी नोज, इन्फ्लेम्ड रेड आई।
इसके लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना और आंखों का लाल होना शामिल है। एपिडेमियोलॉजी: epidemics every 6 to 9 years and pandemics every 10 to 30 years. इसकी महामारी विज्ञान बताती है कि पहले हर 6 से 9 साल में इसकी एपिडेमिक और हर 10 से 30 साल में पेंडेमिक आती थी। दूसरी बीमारी है मम्प्स, causative agent. It is a viral illness caused by a paramyxovirus. ये पैरामाइक्सोवायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: fever, headache, muscle aches, tiredness, loss of appetite. Symptoms typically appear 16 to 18 days after infection. इसके आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है, जो आमतौर पर इन्फेक्शन के 16 से 18 दिन बाद दिखाई देते हैं। Epidemiology: There are between 100 and 1000 cases per 1 lakh people each year. हर साल प्रति लाख लोगों पर इसके 100 से 1000 मामले देखे जाते हैं। श्वसन संक्रमणों की चर्चा को जारी रखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू, कॉजेटिव एजेंट। इट इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है जो पक्षियों में पाया जाता है। सिम्टम्स / क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: कॉफ, फीवर, सोर थ्रोट, मसल एक्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। Epidemiology: The avian virus has spread from Asia to Europe and Africa. ये वायरस एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक फैल चुका है और कुछ देशों में पोल्ट्री यानी मुर्गियों में एंडेमिक बन गया है, यानी वहाँ ये लगातार मौजूद रहता है। अगला है H1N फ्लू या स्वाइन फ्लू, कॉजेटिव एजेंट। दे आर कॉज्ड बाय द H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जिसकी वजह से 2009 में एक बड़ी महामारी फैली थी। Symptoms: fever, chills, cough, sore throat, watery red eyes, fatigue. Flu symptoms develop about 1 to 3 days after exposure to the virus. इसके लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 1 से 3 दिन बाद विकसित होते हैं। Epidemiology: In the US, the number of clinical illnesses was estimated at 59 million. अमेरिका में इस एक महामारी से लगभग 59 मिलियन लोग बीमार हुए, 2,65,000 को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 12,000 लोगों की मौत हुई। अब विशेष रूप से कोरोना वायरस परिवार की 2 गंभीर बीमारियों पर ध्यान देते हैं। SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Causative agent: SARS is caused by the SARS-associated coronavirus, SARS-CoV-1. ये SARS-CoV-1 नामक कोरोना वायरस के कारण होता है। Symptoms: aches, chills, diarrhea, dry cough, low oxygen levels. इसके लक्षणों में शरीर में दर्द, ठंड लगना, सूखी खांसी और ऑक्सीजन का स्तर कम होना शामिल है। Epidemiology: SARS originated in southern China in November 2002. By the end of the epidemic, in June 2003, the case fatality rate of 11%. ये 2002 में दक्षिणी चीन से शुरू हुआ और जून 2003 तक इसकी केस फैटेलिटी रेट 11% थी, जिसका मतलब है कि हर 100 संक्रमित लोगों में से 11 की मौत हो गई। अब देखते हैं MERS, Middle East Respiratory Syndrome. They are caused by a coronavirus, first identified in Saudi Arabia in 2012. ये भी एक कोरोना वायरस के कारण होता है, जिसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था। These viruses are zoonotic. Zoonotic means they commonly infect animals and can transfer to humans. ये वायरस जूनोटिक हैं। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये जानवरों, खासकर ऊँटों से इंसानों में फैलते हैं। Symptoms: Symptoms are similar to SARS and COVID-19. इसके लक्षण SARS और COVID-19 जैसे ही हैं। Epidemiology: A total of 2,562 confirmed MERS cases were reported with a case fatality rate of 32.7%. और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। इसकी मृत्यु दर 32.7% थी, यानी हर 3 संक्रमित लोगों में से लगभग 1 की मौत हो जाती थी। ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। श्वसन संक्रमण की लिस्ट में अगला है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सूजन से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। Causative agent: It is caused by a specific bacterium known as Neisseria meningitidis. यह Neisseria meningitidis नामक एक खास बैक्टीरिया के कारण होता है। Symptoms: इसके लक्षण बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत गंभीर हो सकते हैं। Fever and chills, यानी बुखार और ठंड लगना। Fatigue, feeling tired, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। Vomiting, उल्टी आना। Cold hands and feet, हाथ और पैर ठंडे पड़ जाना। Severe aches और pain in the muscles, joints, chest और abdomen, मांसपेशियों, जोड़ों, छाती या पेट में तेज दर्द होना। Rapid breathing,
तेजी से सांस चलना, डायरिया, दस्त। इन द लेटेस्ट स्टेजेस अ डार्क पर्पल रैश, और बीमारी के बाद के चरणों में शरीर पर गहरे बैंगनी रंग के चकत्ते बनना। एपिडेमियोलॉजी। Rates of disease are highest in children younger than 1 year old with a second peak in adolescence. यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खतरा 1 साल से कम उम्र के बच्चों में और फिर किशोरों में होता है। अब कुछ और प्रमुख संक्रमणों को देखते हैं। अदर मेजर इन्फेक्शंस, ARIs एंड इबोला। पहले अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी तीव्र श्वसन संक्रमण। कॉजेटिव एजेंट, देयर आर सेवरल डिफरेंट कॉजेज। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। 1. Causes of upper respiratory infection, acute pharyngitis. ऊपरी श्वसन संक्रमण के कारणों में सामान्य सर्दी जुकाम, गले और कान का संक्रमण शामिल है। 2. Causes of lower respiratory infections, bronchitis, pneumonia. और निचले श्वसन संक्रमण के कारणों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां आती हैं। Symptoms, clinical presentation, congestion, runny nose, cough, sore throat, body aches, fatigue. इसके लक्षणों में नाक बंद होना, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द शामिल है। Epidemiology. Acute respiratory infections cause 4.5 million deaths among children every year. और ये एक बेहद ही दुखद आंकड़ा है कि ये संक्रमण हर साल दुनिया भर में बच्चों में 4.5 मिलियन यानी 45 लाख मौतों का कारण बनते हैं। अब देखते हैं एबोला। Causative agent caused by an infection with a group of viruses within the genus Ebola virus. ये इबोला वायरस जीनस के वायरस के समूह से होने वाली एक घातक बीमारी है। Symptoms, clinical presentation, fever, severe headache, muscle joint pain, weakness. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द और गंभीर मामलों में शरीर से खून बहना शामिल है। Epidemiology. Spreads from animals to people, then person to person through direct contact with blood or body fluids. ये जानवरों जैसे चमगादड़ से इंसानों में और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमार या मृत व्यक्ति के खून या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। चलिए अब आंतों को प्रभावित करने वाले संक्रमणों पर ध्यान देते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। पहला है अमीबियासिस। कॉजेटिव एजेंट अमीबियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासाइट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो अक्सर दूषित पानी या भोजन से फैलती है। सिम्टम्स / क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: लूज फीसीज, पूप, स्टमक पेन एंड स्टमक क्रैम्पिंग। इसके मुख्य लक्षणों में दस्त, पेट दर्द और पेट में ऐंठन शामिल हैं। एपिडेमियोलॉजी: ओनली अबाउट 10 to 20% ऑफ पीपल हु आर इन्फेक्टेड बिकम सिक। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इस परजीवी से संक्रमित होने वाले हर व्यक्ति को बीमारी नहीं होती, केवल 10 से 20% लोग ही असल में बीमार पड़ते हैं। दूसरा है वर्म इन्फेस्टेशंस या पेट में कीड़े होना। कॉजेटिव एजेंट: द कॉजेज ऑफ वर्म इन्फेक्शंस इंक्लूड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड सर्फेस, कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर। इसके कारण है संक्रमित सतह को छूना, दूषित भोजन या पानी का सेवन करना और साफ सफाई की कमी। सिम्टम्स / क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोजिया और वॉमिटिंग, गैस एंड ब्लोटिंग। इसके लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, थकान और बिना किसी वजह के वजन कम होना शामिल है। एपिडेमियोलॉजी: ओवरऑल प्रेवलेंस फाउंड टू बी 49.38%. एस्कैरिस वाज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट। एक अध्ययन में इसकी व्यापकता लगभग 49% पाई गई, जिसमें एस्कैरिस सबसे आम परजीवी। अब 2 और आम संक्रमणों की बात करते हैं जो बहुत अलग अलग तरीकों से फैलते हैं: फूड पॉइजनिंग एंड डेंगू। पहले फूड पॉइजनिंग। Causative agent, it is an illness caused by eating contaminated food. Infectious organisms or their toxins are the most common causes. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये दूषित भोजन खाने से होने वाली बीमारी है, जिसके लिए बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जिम्मेदार हो सकते हैं। Symptoms / clinical presentation: nausea, vomiting, watery or bloody diarrhea, abdominal pain and cramps, fever. इसके आम लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट में मरोड़ उठना शामिल है। Epidemiology: the US CDC estimates 1 in 6 Americans, 48 million people are affected annually. अमेरिकी सीडीसी का अनुमान है कि हर साल 6 में से 1 अमेरिकी यानी लगभग 48 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं डेंगू। Causative agent, caused by the dengue virus DNEV, transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. यह डेंगू वायरस के कारण होता है जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। Symptoms / clinical presentation: nausea, vomiting, rash, aches and pains. इसके लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने और जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द शामिल है। Warning signs:
abdominal pain, persistent vomiting, mucosal bleeding. ये कुछ चेतावनी के संकेत हैं, जैसे पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी होना या मसूड़ों से खून आना, जिनके दिखने पर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। Epidemiology. In India, incidence has increased to 15 per million annually since 2010. भारत में 2010 के बाद से इसके मामले लगातार बढ़े हैं। अब उन संक्रमणों पर ध्यान देते हैं जो आर्थ्रोपोड यानी कीड़े मकोड़ों, खासकर मच्छरों द्वारा फैलते हैं। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस, मलेरिया और फाइलेरियासिस। पहला है मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। सिम्टम्स/क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: फीवर, चिल्स, हेडेक, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, मसल और जॉइंट पेन। इसके क्लासिक लक्षणों में कंपकंपी के साथ तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। एपिडेमियोलॉजी: In 2020, there were an estimated 241 million cases worldwide, transmitted by infected female Anopheles mosquitoes. The estimated number of malaria deaths was 627,000 in 2020. ये संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलता है और सिर्फ 2020 में ही दुनिया भर में इसके 241 मिलियन मामले और लगभग 627,000 मौतें हुईं। दूसरा है फाइलेरियासिस, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट: The causative agents of lymphatic filariasis (LF) include the mosquito-borne filarial nematodes. ये भी मच्छरों द्वारा फैलने वाले नीमेटोड नामक कृमि के कारण होता है। Symptoms/clinical presentation: a dry nocturnal cough, wheezing, dyspnea, anorexia, malaise and weight loss. इसके लक्षणों में रात में सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और वजन कम होना शामिल है। गंभीर मामलों में ये शरीर के अंगों में बहुत ज्यादा सूजन पैदा कर सकता है। Epidemiology: Of 90.2 million people infected, 90% have Bancroftian and less than 10% Brujan filariasis. दुनिया भर में लगभग 90 मिलियन से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। चलिए दो और बीमारियों को देखते हैं, चिकनगुनिया एंड ट्रैकोमा। पहले चिकनगुनिया। कॉजेटिव एजेंट: इट इज कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस CHKIV। ये चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है और ये भी मच्छरों से ही फैलता है। Symptoms और clinical presentation: The most common symptoms are fever and joint pain. इसके सबसे आम और कष्टदायक लक्षण है बुखार और जोड़ों में बहुत तेज दर्द। Epidemiology: The disease re-emerged in India in October 2005 after being silent for 32 years. और ये एक हैरान करने वाली बात है कि यह बीमारी 32 साल तक लगभग शांत रहने के बाद 2005 में भारत में फिर से बड़े पैमाने पर फैली और इसका प्रकोप आज भी जारी है। अब देखते हैं ट्रैकोमा, जो आंखों से जुड़ी एक बीमारी है। कॉजेटिव एजेंट: इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस। ये क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: पिंक आई, हार्टबर्न, ग्रीन सिकनेस, ट्रेकिया, हे फीवर एटसेट्रा। इसके लक्षणों में आंखों का लाल होना, जलन और पलकों का अंदर की तरफ मुड़ना शामिल है, जिससे कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है। Epidemiology: responsible for the visual impairment of about 1.9 million people and causes about 1.4% of all blindness worldwide. यह दुनिया भर में लगभग 19 लाख लोगों की नज़र को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार है और दुनिया के कुल अंधेपन का लगभग 1.4% इसी बीमारी के कारण होता है। अब हम अपनी अंतिम श्रेणी पर आते हैं, सरफेस इन्फेक्शंस। सरफेस इन्फेक्शंस: टेटनस एंड लेप्रेसी। पहला है टेटनस, जिसे लॉकचॉ या धनुष स्तंभ भी कहते हैं। कॉजेटिव एजेंट: टेटनस इज अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होने वाला एक गंभीर संक्रमण है, जो आमतौर पर जंग लगी कील या किसी गंदे घाव से शरीर में घुसता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: ब्लडी स्टूल्स, डायरिया, फीवर, हेडेक, सेंसिटिविटी टू टच, सोर थ्रोट, स्वेटिंग। इसके मुख्य लक्षणों में जबड़े का अकड़ना और मांसपेशियों में बहुत दर्दनाक ऐंठन शामिल हैं। एपिडेमियोलॉजी: टेटनस occurs more often in persons who have never been vaccinated. In 2019, there were an estimated 38,000 deaths from tetanus worldwide. ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिन्हें टीका नहीं लगा होता। 2019 में दुनिया भर में इससे लगभग 38,000 मौतें हुईं, जबकि इसे टीके से आसानी से रोका जा सकता है। दूसरा है लेप्रेसी या कुष्ठ रोग। कॉजेटिव एजेंट: इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बहुत धीमी गति से बढ़ने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन: अ स्टफी नोज,
थिक, स्टिफ और ड्राई स्किन, पेनलेस अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट। इसके लक्षणों में त्वचा पर रंगहीन धब्बे, त्वचा का मोटा होना और हाथ पैरों में सुन्नपन शामिल है। एपिडेमियोलॉजी: Every year around 400,000 new cases of leprosy occur in India. India contributes about 80% of the global leprosy case load. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत में हर साल कुष्ठ रोग के लगभग 4 लाख नए मामले सामने आते हैं और दुनिया के कुल मामलों का लगभग 80% भारत में ही है। तो माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी की ये मूलभूत समझ हमें दिखाती है कि कैसे ये अदृश्य सूक्ष्म जीव हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इतना गहरा और बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये देखते हुए कि कई नई बीमारियां जूनोटिक है, यानी जानवरों से इंसानों में फैल रही हैं, अगली महामारी को रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच की इस नाजुक कड़ी को समझना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पे जरूर सोचिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद।